हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिए थे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। उनके स्थापना वर्ष, वो किस स्थान पर है और उनका क्षेत्रफल कितना, ये सब हमने कवर कर लिया पिछले वीडियो में। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, 6 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो उत्तराखंड अपनी समृद्ध जैव विविधता और खूबसूरत पहाड़ों के लिए तो जाना ही जाता है। यहाँ कई राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से कवर किया पिछले वीडियो में, और साथ ही साथ यहाँ पर वन्य जीव विहार भी है जिसके बारे में आज हम लोग कवर कर लेंगे। और इसके बाद आप लोगों को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार दोबारा यहाँ पर रिवीजन के लिए आप लोग आ सकते हो। अच्छे से यहाँ पे कवर करूँगा, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट। बाकी यहाँ पे जो वन्यजीव अभयारण्य है, तो यहाँ पर मुख्यतः 7 वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो 7 के साथ जितने भी हैं उनके बारे में अच्छे से जानेंगे, उनका स्थापना वर्ष और उनका क्षेत्रफल कितना है, किस ज़िले में है, तो सब कुछ जानते हैं। तो उत्तराखंड के वन्यजीव विहार जो है, जिन्हें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी कहते हैं, तो उत्तराखंड के 7 वन्यजीव विहार में सबसे जो पुराना है वो है गोविंद वन्यजीव विहार। तो गोविंद जो है राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसकी स्थापना 1980 में होती है, लेकिन गोविंद जो वन्यजीव विहार है इसकी जो स्थापना होती है वो 1955 में हो जाती है। तो गोविंद वन्यजीव विहार की अगर यहाँ पर स्थापना वर्ष पूछा जाएगा तो गोविंद वन्यजीव विहार का स्थापना वर्ष 1955 में है। और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाएगा तो राष्ट्रीय उद्यान का जो स्थापना वर्ष है वो 1980 में है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। बाकी स्थापना वर्ष 1955 में है। और स्थान पूछा जाएगा तो ये उत्तरकाशी जनपद में आता है। उत्तरकाशी जनपद में आपका गोविंद वन्यजीव विहार आता है। और इसके क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाएगा तो इसका जो क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर है। गोविंद वन्यजीव विहार के क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाएगा तो 485 वर्ग किलोमीटर किताबों पर बताया गया है, लेकिन किन्हीं किताबों पर 572 ये भी बताया गया, 572 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आपको फर्स्ट जो प्रेफरेंस रखनी है 485 वर्ग किलोमीटर को रखनी है। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछेगा तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो 472 वर्ग किलोमीटर है, और गोविंद वन्यजीव विहार का 485 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है। ये आपको विशेष ध्यान होना ही चाहिए। बाकी उत्तराखंड का ये सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। यहाँ पर विशेष रूप से हिम तेंदुआ पाया जाता है, कस्तूरी मृग यहाँ पर पाए जाते हैं, भूरा भालू यहाँ पर पाया जाता है, घुरल, काकड़, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली आदि जानवर यहाँ पर गोविंद वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। और पक्षियों में बात करूँ तो पक्षियों में यहाँ पर चकोर पाया जाता है, कली पाया जाता है, गोल्डन ईगल पाया जाता है, मोनाल पाया जाता है। तो ये सारे पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। बाकी यह रोपिन और सोपिन घाटियों को भी यहाँ पर शामिल करता है, जो टोंस नदी के लिए महत्वपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र है। तो ये है आपके गोविंद वन्यजीव विहार के रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। स्थापना वर्ष 1955 है, स्थान उत्तरकाशी जनपद है, और क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर है। और ये सारे जीव जंतु यहाँ पर और पक्षी पाए जाते हैं। अगला जो वन्यजीव विहार है ये है केदारनाथ वन्यजीव विहार। तो मैं यहाँ पे सारणीबद्ध यहाँ पर चलूँगा। तो सबसे पहले 1955, उसके बाद जो दूसरा जो यहाँ पर बनता है, दूसरा आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार बनता है, जो 1972 में इसका स्थापना वर्ष है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे जो ईयर टू ईयर बताऊंगा आपको, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न न रहे। तो पहला आपका गोविंद वन्यजीव विहार 1955, उसके बाद आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 में इसका स्थापना वर्ष रहता है। और अगर इसकी जगह पूछी जाएगी तो ये आपके चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में आता है। तो केदारखंड क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार, तो सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है केदारनाथ मंदिर जो है वो रुद्रप्रयाग में आता है। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ पर आएगा? रुद्रप्रयाग में तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ इसका जो कुछ क्षेत्र है वो चमोली गढ़वाल में भी आता है। तो चमोली और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ वन्यजीव विहार आता है। स्थापना वर्ष आपको पता होना चाहिए, 1972 में इसका स्थापना वर्ष है। ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए। बाकी हम आगे बढ़ेंगे और इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो केदारनाथ वन्यजीव विहार का है, 957 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 957 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? केदारनाथ वन्यजीव विहार का। और सबसे अधिक अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा वन्यजीव विहार में तो वो केदारनाथ वन्यजीव विहार का है, 957 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर जो मुख्य रूप से जंगली जानवर पाए जाते हैं, यहाँ पर कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए भी ये जाना जाता है। तो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए कौन सा वन्यजीव विहार जाना जाता है? केदारनाथ वन्यजीव विहार कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए जाना जाता है, और इसे केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पे प्रश्न बनता है तो केदारनाथ जो कस्तूरी मृग विहार है वो किसको कहते हैं? तो केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार केदारनाथ वन्यजीव विहार को ही कहते हैं। बाकी यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं, गुलदार पाया जाता है,
काला और भूरा भालू पाया जाता है। शाही, हिम तेंदुआ, घुरल, काकड़, गीदड़, जंगली सुअर ये सारे जानवर केदारनाथ वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। बाकी केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार किसका नाम है? केदारनाथ वन्यजीव विहार का है। पक्षियों में यहाँ पर चकोर, गोल्डन ईगल, मोनाल ये पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे हम अस्कोट वन्यजीव विहार के बारे में। तो देखो 1972 में आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार बना था और 1972 के बाद जो तीसरा बनता है 1986 में बनता है। 1986 में अस्कोट वन्यजीव विहार बनता है। अस्कोट वन्यजीव विहार किस स्थान पर है? तो ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में आ जाएगा और इसका जो अगर यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इसका क्षेत्रफल 600 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अस्कोट जो वन्यजीव विहार है इसका क्षेत्रफल 600 वर्ग किलोमीटर है। केदारनाथ का मैंने अभी आपको बताया था 957 वर्ग किलोमीटर है और अस्कोट का 600 वर्ग किलोमीटर है। अस्कोट आपके पिथौरागढ़ में आता है और 1986 में इसका स्थापना वर्ष है। बाकी कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए ये भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए अस्कोट वन्यजीव विहार भी जाना जाता है और इसे कस्तूरा वन्यजीव विहार भी कहा जाता है। तो कस्तूरा वन्यजीव विहार किसको कहा जाता है? कस्तूरा वन्यजीव विहार कहा जाता है अस्कोट वन्यजीव विहार को। और केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार किसको कहा जाता है? तो केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार कहा जाता है केदारनाथ वन्यजीव विहार को। बाकी कस्तूरा वन्यजीव विहार किसको कहा जाता है ये आपको वैसे ध्यान होना है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना। केदारनाथ अगर नाम क्या गया है तो केदारनाथ वन्यजीव विहार को होगा और कस्तूरा वन्यजीव विहार अगर आया है, कस्तूरा आया है तो ये आपका अस्कोट वन्यजीव विहार होगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल इसका विशेष ध्यान रखना है, 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पिथौरागढ़ जनपद में आता है, 1986 में स्थापना वर्ष है। बाकी कस्तूरा वन्यजीव विहार इसका नाम है और यहाँ पर हिमबाग पाया जाता है, रीछ पाया जाता है यानी कि भालू, बर्फ़ का भालू पाया जाता है, भरल, थार आदि यहाँ पर प्रमुख वन्यजीव और कोकलास, फिंचेंट, मोनाल और पहाड़ी तीतर, हिमालयन स्नोकॉक ये सारे पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अस्कोट वन्यजीव विहार जो कि पिथौरागढ़ जनपद में है। उसके बाद 1986 के एक साल के बाद 1987 में सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना होती है। तो सोना नदी वन्यजीव विहार जो है तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका स्थापना जो वर्ष है 1987 में और ये किस जनपद में आता है? तो सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत आता है और इसका जो यहाँ पर क्षेत्रफल है बिल्कुल आधा हो जाता है अस्कोट वन्यजीव से। तो अस्कोट वन्यजीव का जहाँ पर 600 वर्ग किलोमीटर है इसका 301 वर्ग किलोमीटर रह जाता है। तो अस्कोट वन्यजीव के बाद सोना नदी वन्यजीव विहार का नंबर आता है 1987 में और स्थान आपको पता होना चाहिए, पौड़ी गढ़वाल जनपद में आता है सोना नदी वन्यजीव विहार। और क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो अस्कोट का बिल्कुल आधा हो जाएगा, अस्कोट का आधा यानी कि 301 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। और यह वन्यजीव विहार अपने समृद्ध वन्यजीवों की आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ मुख्यतः गुलदार पाया जाता है, हाथी पाया जाता है, शेर पाया जाता है, घुरल, काकड़, सियार, जंगली सुअर, मगर, घड़ियाल, अजगर आदि जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। और पक्षियों में यहाँ पर हॉर्नबिल, प्लास फिशिंग ईगल, कलीज, किंगफिशर, हिमालयन पाइड आदि प्रमुख यहाँ पर ये पक्षी पाए जाते हैं। बाकी सोना नदी के बाद एक साल के बाद यहाँ पर विंसर वन्यजीव विहार यह स्थापना होती है। तो विंसर वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना वर्ष 1988। और अगर जनपद पूछा जाएगा तो विंसर जो आपका वन्यजीव विहार है, विंसर जो वन्यजीव विहार आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल में ये मात्र 47 वर्ग किलोमीटर में आता है। तो 47 वर्ग किलोमीटर में आने वाला जो या 47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंतर्गत आने वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? वो है आपका विंसर जो कि आपके अल्मोड़ा जनपद में आता है। बाकी यहाँ पर विशेषताएँ जो है, यहाँ एक छोटा लेकिन सुंदर वन्यजीव विहार है जो प्राकृतिक सौंदर्य और विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य हिमालय में स्थित है। तो मध्य हिमालय में ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। कई बार पूछा जा सकता है कि विंसर जो वन्यजीव विहार है अल्मोड़ा जनपद में तो है ही, लेकिन ये किस हिमालय में? तो ये मध्य हिमालय में आता है और पक्षी प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। बाकी अगला जो वन्यजीव विहार है तो देखो 1986, 87 और 88 ये तीनों आपको याद होना चाहिए। आपको 86 में अस्कोट का पता होना चाहिए, आपको 87 में पता होना चाहिए किसका? देखो 86 में आपका अस्कोट है, उसके बाद 87 में आपका सोन नदी है, उसके बाद आपका 88 में यहाँ पर आपका विंसर है जो कि आपका अल्मोड़ा में मध्य हिमालय में आता है, मध्य हिमालय में आता है। उसके बाद आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो कम है छठा मसूरी वन्यजीव विहार, जिसको बेनोग यहाँ पे माउंटेन क्लेव के नाम से भी जाना जाता है। तो बेनोग माउंटेन क्लेव यहाँ पे वन्यजीव विहार के नाम से भी इसको जाना जाता है, मसूरी वन्यजीव विहार। तो ये इसकी जो स्थापना होती है 1993 में होती है। मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना 1993 में होती है
इसकी स्थापना 1993 में होती है और इसका जो यहाँ पे स्थान है तो मसूरी के आसपास देहरादून जनपद में ये आता है। तो यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल है तकरीबन लगभग 11 किलोमीटर आप लोग मान के चलिए। अगर आपको एक्यूरेट याद रखना है तो 10.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आता है, 10.82 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे लगभग 11 किलोमीटर के करीब इसका क्षेत्रफल आता है। और उत्तराखंड का अगर सबसे छोटा वन्यजीव विहार पूछा जाएगा तो उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार मसूरी वन्यजीव विहार, जिसको बेनोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देहरादून जनपद में आता है, मसूरी के आसपास है। यहाँ पर यह है 11 किलोमीटर मसूरी से दूर है। बाकी यहाँ पे पक्षी और जानवर है तो यहाँ पे अपनी हरियाली और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए जाना जाता है। और यहाँ जंगली मुर्गे, घुरल, काकड़, भरल, गुलदार, भालू, बटेर आदि यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो देखो ये आपका छठा मसूरी वन्य जीव विहार हो गया जो 1993 में स्थापना वर्ष होता है, देहरादून जनपद में आता है, मसूरी के पास है, मसूरी से मतलब 11 किलोमीटर दूर है। उसके बाद जो यहाँ पे सबसे नया नंदौर वन्य जीव विहार है तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि सबसे जो नया वन्य जीव विहार है उत्तराखंड में कौन सा है। तो सबसे नया जो वन्य जीव विहार उत्तराखंड में वो नंदौर है और नंदौर का जो स्थापना वर्ष है ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। 2012 में नंदौर वन्यजीव विहार बना था 2012 में। और इसका अगर स्थान पूछा जाएगा तो नैनीताल और चंपावत जनपद में ही आता है। नैनीताल और चंपावत जनपद में कौन सा वन्यजीव विहार आता है तो नैनीताल और चंपावत जो जनपद है उनमें आता है आपका नंदौर वन्यजीव विहार। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 269 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी यह वन्यजीव विहार शिवालिक पहाड़ियों और तराई भाबर क्षेत्रों में स्थित है। तो कौन सा है शिवालिक पहाड़ियों और तराई भाबर क्षेत्र में, वो है नंदौर वन्यजीव विहार जो नैनीताल और चंपावत जनपद में आता है। बाकी यह एशियाई हाथियों और विभिन्न प्रकार के पक्षियों सहित कई वन्यजीवों का घर है और यह क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यह वन्यजीव विहार उत्तराखंड की समृद्ध वन्यजीव विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पर्यावरण संतुलित बनाए रखने में सहायक है। ये पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। तो मैंने आपको 7 यहाँ पर वन्यजीव विहार बता दिए है। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा गोविंद वन्यजीव विहार जो सबसे पुराना है, जिसका स्थापना वर्ष 1955 में होता है। 1955 में इसका स्थापना वर्ष है और इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा तो 485 वर्ग किलोमीटर उसको आपको प्रेफरेंस रखनी है। 485 वर्ग किलोमीटर को प्रेफरेंस रखनी है, लेकिन किन्हीं किताबों पर 572 वर्ग किलोमीटर भी बताया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो आपको जो भी वहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा उसके अकॉर्डिंग आपको अगर 485 वर्ग किलोमीटर दिख रहा है तो उसके साथ जाना है। बाकी जो यहाँ पे गोविंद वन्यजीव विहार है 1955 में स्थापना वर्ष है और अगर इसका जिला पूछा जाएगा तो उत्तरकाशी जिले में ही आता है। उसके बाद हमने पढ़ा था 1972 में हम आ गए थे। 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। केदारनाथ वन्यजीव जो विहार है, देखो केदारनाथ से आपको याद रखना है रुद्रप्रयाग जिले में, तो रुद्रप्रयाग के साथ साथ ये चमोली जनपद में आता है। तो रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में 1972 में स्थापना वर्ष है। और अगर जनपद आपको पता चल चुका है, स्थापना वर्ष पता चल चुका है, तो क्षेत्रफल भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो केदारनाथ का जो वन्यजीव विहार है इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। केदारनाथ वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर है और वन्यजीव विहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल अगर कोई रखता है तो वो केदारनाथ वन्यजीव विहार रखता है। बाकी पशु पक्षियों का आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं। और 1972 के बाद हम सीधे आ चुके थे 1986 में। तो 1986 में अस्कोट वन्यजीव विहार बनता है। अस्कोट वन्यजीव विहार जो है आपका पिथौरागढ़ जनपद में आता है और अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इसका क्षेत्रफल आता है 600 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी पशु पक्षियों का आपको पता होना चाहिए। और अस्कोट वन्यजीव विहार 1986 में बनता है और ठीक है 1 साल के बाद सोना नदी वन्यजीव विहार बन जाता है, जो यहाँ पर आपके पौड़ी गढ़वाल में सोना नदी वन्यजीव विहार 1987 में बनता है और आपके पौड़ी गढ़वाल में। और इसका क्षेत्रफल अस्कोट से बिल्कुल आधा हो जाता है, 301 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रह जाता है। और सोना नदी के बाद हम 1987 के बाद 1988 में जाएंगे। तो 1988 में आपका बिनसर वन्यजीव विहार बनता है। बिनसर आपको पता होना चाहिए ये अल्मोड़ा जनपद में, बिनसर आपका अल्मोड़ा जनपद में और 1988 में स्थापना वर्ष है। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो बिनसर का क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा नहीं है, 47 वर्ग किलोमीटर इसका यहाँ पे क्षेत्रफल है। 47 वर्ग किलोमीटर बिनसर जो वन्यजीव विहार है उसका क्षेत्रफल आ जाता है। बाकी पशु पक्षियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिनसर के बाद हम सीधे 1900 ये आपका बिनसर कब बना था, 1988 में बना था। देखो अस्कोट 1986, उसके बाद सोना नदी आपका पौड़ी गढ़वाल में जो है 1987 और 1988 में आपका बिनसर बना था जो कि अल्मोड़ा में 47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 1988 के बाद सीधे आप लोग 1993 में आ जाओगे। 1993 में कहाँ पर बनता है, मसूरी वन्यजीव विहार जो है आपका, जिसको आप लोग बेनोग
माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार भी कहते हो। तो 1993 में बनता है। इसका क्षेत्रफल सबसे कम है, लगभग 11 किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। और जनपद अगर पूछा जाएगा तो देहरादून जनपद में आता है, मसूरी से 11 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और बाकी यहाँ पर ये आपका क्षेत्रफल 11 किलोमीटर, आपको यहाँ भी एक्यूरेट रखना है तो 10.82 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर इसका यहाँ पे क्षेत्रफल है। और सबसे नया जो है वो नंदौर वन्यजीव विहार है। तो नंदौर वन्यजीव विहार 2012 में बनता है। ये 2 जिलों में, एक तो आपका नैनीताल और एक आपका चंपावत में आता है। तो यहाँ पर नैनीताल और चंपावत में आता है, तो ये शिवालिक और तराई बापड़ क्षेत्र में आता है 2012 में। और इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 269 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो अब उम्मीद करता हूँ सारा अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर जो भी आपके डाउट होंगे वो सॉल्व आउट होंगे कि कब स्थापना वर्ष है, कब स्थान, कहाँ पर स्थान है और कहाँ पर कितना इसका क्षेत्रफल है। तो सबसे अधिक अगर वन्यजीव विहार में क्षेत्रफल है तो वो किसका, केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 में जिसकी स्थापना होती है उसका 957 वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो मसूरी का 10.82 वर्ग किलोमीटर यानी कि लगभग 11। और मसूरी आपका 1992 में बनता है, 93 क्योंकि 5 साल के बाद ये बनता है। 1800 जब 88 में आपका वो बन जाता है आपका कौन सा, सोनन बिनसर बनता है। बिनसर के बाद आपका क्या होता है, बिनसर आपका जो है 1988 बनता है। उसके 5 साल के बाद 1993 में आपका मसूरी बनता है। मसूरी आपका 10.82 वर्ग किलोमीटर यानी कि 11 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और सबसे नया आपका नंदौर है 2012 में, जो चंपावत और नैनीताल जिले में आता है और इसका क्षेत्रफल 269 वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, आपका आ जाता है केदारनाथ वन्यजीव विहार का। और सबसे कम मसूरी, जिसको आप बैनॉक माउंटेन क्लेव के नाम से भी जाने जाते हो, उसका जो क्षेत्रफल है सबसे कम है। बाकी आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी मैंने विस्तार से बताया, पिछले वीडियो में चेकआउट आप लोग कर सकते हो।